देखिए मार्केट ऊपर या नीचे इसलिए नहीं जाता क्योंकि किसी चार्ट पर कोई जादुई लाइन बन गई है। ये एक कड़वा सच है जो स्मार्ट मनी यानी जो बड़े वित्तीय संस्थान होते हैं ना, वो एक आम ट्रेडर से हमेशा छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आम तौर पर जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो रिटेल ट्रेडर्स घंटों बैठकर सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स ही देखते रहते हैं। हाँ, और उन पुरानी लाइंस या ट्रायंगल्स और पैटर्न्स में भविष्य ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम टोनी सालिबा की किताब ऑप्शन ऑर्डर फ्लो डिकोडिंग स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स पर बात करने वाले हैं। और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई सामने रखती है। सही कहा। और वो सच्चाई ये है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो चार्ट्स नहीं देखते, वो ऑर्डर्स देखते हैं। मार्केट इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि किसी एक पल में बायर्स का दबाव ज्यादा होता है। और नीचे इसलिए जाता है क्योंकि सेलर्स हावी होते हैं। वही तो। एग्जैक्टली। अगर वो ऑर्डर्स वो खरीद फरोख्त किसी तरह से डिकोड हो जाएं, तो ऐसा लगता है जैसे मार्केट का भविष्य ही सामने आ गया हो। तो आज की इस डीप डाइव का मैं उद्देश्य यही है कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। क्योंकि जानकारी के इस महासागर में जहां हर सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स बनते हैं, एक आम ट्रेडर अक्सर उस शोर में खो जाता है। मैं समझती हूँ कि ऑर्डर फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। और इस चर्चा के जरिए मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि असल स्मार्ट मनी के जो पदचिन्ह होते हैं यानी उनके फुटप्रिंट्स, उनको कैसे पहचाना जा सकता है। ये कोई किताबी थियरी नहीं है, ये मार्केट के असली ढांचे को समझने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। और जब हम यहाँ स्मार्ट मनी कहते हैं तो मतलब हमारा इशारा उन विशाल हेज फंड्स और बैंक्स की तरफ है जो इतने बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं कि उनकी हरकतों से ही मार्केट की दिशा तय हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। उनके पास इतना पैसा होता है कि वो मार्केट को हिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। मार्केट को देखने के असल में दो बहुत अलग अलग नजरिए हैं। एक नजरिया वो है जो हमें बताता है कि क्या हो चुका है, और दूसरा वो जो हमें बताता है कि अभी इसी वक्त क्या हो रहा है। और यही सबसे बड़ा फर्क है पास्ट और प्रेजेंट का। हाँ, जैसे अगर मैं इसके लिए एक उदाहरण दूं तो चार्ट्स देखकर ट्रेड करना वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाते हुए सिर्फ रिव्यू मिरर में देखना कि आप कहाँ से आए हैं। रिव्यू मिरर में देखकर आगे की यात्रा तय करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्डर फ्लो है वो उस विंडशील्ड की तरह है जो एकदम साफ साफ आगे का रास्ता दिखाता है कि सड़क पर क्या आने वाला है। ये रियर व्यू मिरर वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। देखिए, चार्ट्स पर आधारित हर एक इंडिकेटर, चाहे वो मूविंग एवरेज हो या आरएसआई, वो अनिवार्य रूप से अतीत का ही विश्लेषण कर रहा होता है। मतलब जो हो चुका है उसका। हाँ, एक कैंडलस्टिक बनने के बाद हमें ये पता चलता है कि पिछले कुछ मिनटों में या दिनों में कीमतों ने कैसा व्यवहार किया। लेकिन ऑर्डर फ्लो हमें वर्तमान का बिल्कुल कच्चा और बिना फिल्टर किया हुआ डेटा देता है। और ये बताता है कि इस सटीक पल में मार्केट में कौन आक्रामक रूप से खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। बिल्कुल। और जब बड़ी संस्थान अपनी पोजीशन बनाते हैं तो वो एक ही क्लिक में करोड़ों का माल नहीं खरीद सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो कीमत आसमान छूने लगेगी और उन्हें अपना ही ट्रेड बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं? इसलिए वो चुपचाप छोटे छोटे टुकड़ों में ऑर्डर्स मार्केट में डालते हैं। उनका तरीका बहुत ही स्टेल्थी होता है। अच्छा, और यहीं पर रिटेल मनी और स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास आमतौर पर छोटी पूंजी होती है, वो हमेशा किसी इंडिकेटर के ब्रेकआउट या किसी न्यूज़ का इंतजार करते हैं। वही तो। मतलब वो हमेशा उस पार्टी में लेट पहुंचते हैं। जब तक उन्हें चार्ट्स पर कॉन्फर्मेशन मिलता है तब तक तो दावत ही खत्म हो चुकी होती है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। बड़े संस्थान कभी भी प्राइस एक्शन का इंतजार नहीं करते, वो खुद प्राइस एक्शन बनाते हैं। जब तक चार्ट्स पर कोई ब्रेकआउट दिखता है और एक रिटेल ट्रेडर एंट्री लेने का फैसला करता है, तब तक स्मार्ट मनी अपना काम कर चुकी होती है। एग्जैक्टली। और वो शायद अपना प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर रहे होते हैं जब रिटेल ट्रेडर घुस रहा होता है। रिटेल ट्रेडर्स कीमत को देखते हैं, जबकि स्मार्ट मनी ऑर्डर्स को मार्केट में डालती है और वही ऑर्डर्स असल में उस कीमत को चलाते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जो तय करता है कि मार्केट में कौन पैसा बनाएगा और कौन गवाएगा। ये तो ऐसा हो गया कि हम नदी की लहरों को देखकर मौसम का अंदाजा लगा रहे हैं, जबकि स्मार्ट मनी वो बांध है जो उस पानी के बहाव को ही कंट्रोल कर रहा है। बहुत खूब, ये बिल्कुल वैसा ही है।
लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, अगर स्मार्ट मनी असल समय में मार्केट को कंट्रोल करती है तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होते हैं? किताब के अनुसार इसका जवाब ऑप्शंस मार्केट में छुपा है। ऑप्शंस मार्केट को स्मार्ट मनी का प्लेग्राउंड कहा जाता है। पर सिर्फ स्टॉक्स में ही क्यों नहीं, वो ऑप्शंस की तरफ क्यों भागते हैं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑप्शंस मार्केट उन्हें वो ताकत देता है जो कैश मार्केट कभी नहीं दे सकता, और वो है लेवरेज और गोपनीयता यानी सीक्रेसी। अच्छा, मतलब कम पैसे में बड़ा कंट्रोल। बिल्कुल। यहाँ वो मुख्य रूप से 3 कारणों से आते हैं। पहला हेजिंग, दूसरा बड़े दांव लगाना, और तीसरा अंदरूनी जानकारी या किसी बहुत मजबूत उम्मीद के आधार पर ट्रेड करना। जब कोई बड़ा संस्थान किसी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लाखों डॉलर लगाता है तो वो कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं कर रहे होते। तो वो किस आधार पर ट्रेड करते हैं? अक्सर वो किसी बहुत ही पक्की इन्फॉर्मेशन या गहन रिसर्च के आधार पर अपना पैसा लगा रहे होते हैं। अचानक से कॉल ऑप्शंस की भारी खरीदारी का मतलब है कि वो किसी बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा उलझ रही हूँ। अगर ऑप्शंस का इस्तेमाल हेजिंग के लिए भी होता है, मतलब अपने बड़े स्टॉक पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए, तो क्या हर बार जब कोई बड़ी पुट बाइंग होती है उसका मतलब यही है कि मार्केट में डर ही है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। या कभी-कभी ये बड़ी संस्थाएं बस अपना बीमा करवा रही होती हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हैं? एक आम ट्रेडर इन दोनों में फर्क कैसे करेगा कि ये एक सट्टा है या सिर्फ एक बीमा? देखिए, इस अंतर को समझना ही एक साधारण ट्रेडर को एक स्मार्ट ट्रेडर बनाता है। पुट बाइंग हमेशा पैनिक का संकेत नहीं होती। अगर कोई संस्था सिर्फ हेजिंग कर रही है तो उनका तरीका थोड़ा धीमा और व्यवस्थित होता है। धीमा कैसे? वो लंबी अवधि के यानी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस खरीदेंगे, और जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो मौजूदा कीमत के काफी करीब होगा। लेकिन अगर वो किसी बुरी खबर की उम्मीद में बड़ा दावा लगा रहे हैं, यानी स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर्स अलग दिखेंगे। हाँ, तो वो ऑर्डर्स बहुत ही असामान्य और आक्रामक होते हैं। वो बहुत कम समय में एक्सपायर होने वाले और मौजूदा कीमत से बहुत दूर के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में भारी पैसा डालते हैं। ये आक्रामक ऑर्डर्स मार्केट के डेटा में एक बहुत बड़े लाल झंडे की तरह होते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि क्या ट्रेड हुआ, बल्कि हम उस ट्रेड के पीछे की नीयत और उसकी आक्रामकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही ऑर्डर फ्लो की असली ताकत है। और इस गुप्त भाषा को डिकोड करने के लिए हमारे पास दो बहुत बड़े डेटा पॉइंट्स हैं। एक है वॉल्यूम और दूसरा है ओपन इंटरेस्ट, जिसे हम OI भी कहते हैं। मैं इसको अपने तरीके से एक एनालॉजी के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। बताएं। बिल्कुल। वॉल्यूम उन लोगों की तरह है जो दिन भर में एक मॉल में आते जाते हैं। कोई अंदर आया, कुछ देखा और बाहर चला गया। इससे पता चलता है कि आज मॉल में कितनी हलचल थी। सही। लेकिन ओपन इंटरेस्ट वो लोग हैं जिन्होंने असल में उस मॉल के अंदर अपनी दुकानें खरीद ली हैं और वहां अपना पैसा लगाकर बैठ गए हैं। उनका उस मॉल में एक परमानेंट स्टेक है। ये मॉल वाला उदाहरण ना मार्केट के सेंटिमेंट को समझने के लिए एकदम सटीक है। वॉल्यूम हमें बताता है कि आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का लेन देन हुआ। एक ही कॉन्ट्रैक्ट अगर दिन में 10 बार खरीदा और बेचा गया तो अब वॉल्यूम 10 हो जाएगा। पर असल में कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है। वही तो। लेकिन ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी सक्रिय रूप से खुले हुए हैं, यानी कितने लोगों ने अभी भी अपना पैसा मार्केट में दांव पर लगाया हुआ है और रात को अपनी पोजीशन घर लेकर गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑप्शन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वहां बस हलचल है, लेकिन अगर OI लगातार बढ़ रहा है तो वहां पक्का पैसा दांव पर लग रहा है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि हम इस डेटा को पढ़ें कैसे? हाँ, तो अगर हम इस ओपन इंटरेस्ट को कीमत के साथ जोड़कर देखें तो हम मार्केट की 4 अलग-अलग स्थितियां लॉजिक के आधार पर समझ सकते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहली स्थिति, अगर कीमत ऊपर जा रही है और उसके साथ OI भी बढ़ रहा है, तो मॉल का किराया बढ़ रहा है, फिर भी लोग नई दुकानें खरीद रहे हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट रूप से बहुत ही मजबूत खरीदारी है। इसे हम लॉन्ग बिल्डअप कहेंगे। और ये एक बहुत मजबूत बुलिश संकेत है। नए खरीदार आक्रामक रूप से मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत स्थिति की कल्पना कीजिए। कीमत लगातार नीचे गिर रही है, लेकिन OI अभी भी तेजी से बढ़ रहा है।
सोचकर देखा जाए तो कीमत गिर रही है लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट्स खुल रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं सिर्फ ये दांव खेलने के लिए कि मार्केट और नीचे जाएगा। बिल्कुल। वो आक्रामक रूप से मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। इसे हम शॉर्ट बिल्डअप कहेंगे। और यहीं पर संस्थानों के असली फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। जब कीमत तेजी से गिरती है तो एक आम रिटेल ट्रेडर अपने चार्ट्स देखकर घबराहट में अपने स्टॉक्स बेचने लगता है, पैनिक करता है और स्मार्ट मनी उसका फायदा उठाती है। शॉर्ट पोजीशन बना रही होती है। ओआई का बढ़ना ये साबित करता है कि गिरावट में भी नया पैसा मार्केट में आ रहा है जो इसे और नीचे धकेलेगा। अच्छा, और अगर उन लोगों को बाहर निकलना हो तो मान लीजिए कीमत ऊपर जाने लगती है और ओआई अचानक से कम होने लगता है। हाँ, ये तीसरी स्थिति है। मतलब जिन्होंने मंदी का दांव लगाया था वो अब डरकर अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और मॉल से भाग रहे हैं। इसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। जिन लोगों ने पहले शॉर्ट किया था वो अब अपनी पोजीशंस बंद कर रहे हैं। अपनी पोजीशंस बंद करने के लिए उन्हें वापस खरीदना पड़ता है, जिससे कीमत और ऊपर भागती है। एग्जैक्टली इससे कीमत में एक कृत्रिम उछाल आता है। लेकिन क्योंकि वो मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं इसलिए खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ओआई कम हो जाता है। ये अक्सर एक बहुत तेज लेकिन अस्थायी उछाल होता है। समझ गए। और आखिरी स्थिति कीमत नीचे गिर रही है और ओआई भी घट रहा है। मतलब जो लोग तेजी की उम्मीद में बैठे थे वो अब उम्मीद हार कर अपना नुकसान बुक कर रहे हैं या प्रॉफिट लेकर भाग रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, जिससे कीमत गिर रही है और ओआई भी कम हो रहा है। इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहा जा सकता है। इन 4 मैट्रिक्स को समझना मार्केट की नब्ज पकड़ने जैसा है। प्राइस और ओआई का ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि उस कीमत को कौन चला रहा है और उनका इरादा क्या है। क्या वो नया दांव लगा रहे हैं या सिर्फ अपनी पुरानी पोजीशन से भाग रहे हैं? बिल्कुल वही। देखिए, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन एक ट्रेडर जो अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है जहां हजारों नंबर लगातार झपक रहे हैं, वो तो इस शोर को देखकर सुन पड़ जाएगा। हाँ, डेटा ओवरलोड हो जाता है। सवाल यह है कि इस थ्योरी को एक रोजमर्रा के सिस्टम में कैसे लागू किया जाए। क्या इस स्मार्ट मनी को ट्रैक करने के लिए किसी बहुत महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत है? किताब में ऑप्शन चेन का जिक्र है जिसे मार्केट का एक्सरे कहा गया है। तो हम इस एक्सरे को कैसे पढ़ें? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जुड़कर देखें तो आज के समय में हर रिटेल ट्रेडर के पास ऑप्शन चेन का मुफ्त एक्सेस है। ये कोई गुप्त डेटा नहीं है। ऑप्शन चेन असल में मार्केट का एक साइकोलॉजिकल और रणनीतिक मैप है। एक मैप की तरह। हाँ, जब हम इसे देखते हैं तो हम सबसे बड़े कॉल वॉल और पुट वॉल की तलाश करते हैं। वॉल यानी दीवार। कॉल वॉल और पुट वॉल। चलिए इसे एक युद्ध के मैदान की तरह समझते हैं। कॉल वॉल वो स्ट्राइक प्राइस है जहां सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शंस बेचे गए हैं। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी छत या रेजिस्टेंस का काम करता है। बिल्कुल सही समझे। और पुटवॉल वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पुट बेचे गए हैं, जो एक मजबूत फर्श या सपोर्ट बन जाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज हमेशा परेशान करती है। क्या? ये दीवार काम क्यों करती है? कीमत बस उस दीवार को तोड़कर आगे क्यों नहीं निकल जाती? इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? संस्थान इस तरह प्राइस की एक रेंज कैसे तय कर देते हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म ऑप्शंस मार्केट मेकर्स की हेजिंग में छुपा है। देखिए, जब बड़े संस्थान भारी मात्रा में कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं तो कोई तो उन्हें बेच रहा होता है ना। हाँ, बिना सेलर के खरीदार कैसे होगा? वो होते हैं मार्केट मेकर्स। अब मार्केट मेकर कोई सट्टेबाज नहीं है। उसे अपना रिस्क जीरो रखना होता है। जब वो कॉल बेचता है और कीमत उस स्ट्राइक प्राइस के करीब पहुंचने लगती है तो उसे डर लगने लगता होगा। हाँ, तो मार्केट मेकर को खुद को सुरक्षित करने के लिए अंडरलाइंग स्टॉक को भारी मात्रा में बेचना पड़ता है। उनके इस आक्रामक बेचने के कारण ही वहां एक भौतिक रुकावट यानी फिजिकल बैरियर पैदा हो जाती है। ओह, अच्छा। ये कोई चार्ट पर खींची गई काल्पनिक लाइन नहीं है। ये उन मार्केट मेकर्स के असल ऑर्डर्स हैं जो उस स्तर पर एक लोहे की दीवार खड़ी कर देते हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए काम नहीं करते क्योंकि चार्ट पर कोई पैटर्न है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि करोड़ों डॉलर के ऑर्डर्स उस कीमत को पार होने से रोक रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और यही ऑर्डर फ्लो की असली सच्चाई है। अच्छा, एक और टर्म है जो बहुत सुनने में आता है, आईवी
यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ऑर्डर्स ट्रैक करते समय ये आईवी कैसे बता सकता है कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है? देखिए, आईवी को आप एक तरह का डर और जल्दी का प्रीमियम समझ सकते हैं। जैसे किसी ऐप पर कैब बुक करते समय जब बारिश होती है, हाँ, कीमत अचानक दुगनी हो जाती है। बस वैसा ही। अगर अचानक से पुट ऑप्शंस की आईवी बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो इसका मतलब है कि संस्थानों में घबराहट है। वो अपनी पोजीशन सुरक्षित करने के लिए किसी भी कीमत पर महंगे से महंगा प्रीमियम देने को तैयार हैं। तो मतलब आईवी का बढ़ना डर का इंडिकेटर है। हाँ, आईवी का स्पाइक हमें बताता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी हुलचल होने वाली है, भले ही कीमत अभी शांत दिख रही हो। समझ गई। और ब्लॉक ट्रेड्स क्या होते हैं? किताब में इसका भी काफी जिक्र आता है। ब्लॉक ट्रेड्स वो विशाल ऑर्डर्स होते हैं जो एक ही बार में प्लेस किए जाते हैं, अक्सर लाखों शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ। स्मार्ट मनी कभी-कभी अपने ऑर्डर्स को अलग-अलग एक्सचेंजेस पर छोटे-छोटे टुकड़ों में भी बांट देती है। ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, और इसे स्वीप्स कहते हैं। जब आप डेटा में देखते हैं कि अचानक से एक ही सेकंड में 10 अलग-अलग जगह से आक्रामक खरीदारी हुई है, तो वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। वो एक कंप्यूटर एल्गोरिदम है जो स्मार्ट मनी का पैसा मार्केट में डाल रहा है। तो अगर कल सुबह किसी को इस सिस्टम का इस्तेमाल करना हो अपने डेली रूटीन में, तो उसका तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले वो ऑप्शन चेन खोलेगा और देखेगा कि सबसे बड़ी दीवारें यानी सबसे ज्यादा ओआई कहाँ खड़ा है। इससे उसे खेल का मैदान समझ आ जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहला कदम यही होना चाहिए। फिर वो आईवी में स्पाइक्स ढूंढेगा, जिससे पता चलेगा कि किस तरफ डर या लालच हावी हो रहा है। और अंत में वो किसी भी असामान्य वॉल्यूम या ब्लॉक ट्रेड्स पर नजर रखेगा, ताकि पता चले कि बड़ी शार्क किस तरफ तैर रही है। क्या ये एक सही अप्रोच है? ये बिल्कुल सही और व्यावहारिक तरीका है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा नियम यही है, कभी भी संस्थानों से यानी इंस्टीट्यूशन से मत लड़ो, हमेशा उन्हें फॉलो करो। उनके खिलाफ मत जाओ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। एक ट्रेडर को ये समझना होगा कि उसके पास चाहे जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, वो उन लोगों से नहीं जीत सकता जो मार्केट को चलाते हैं। वही तो। जब एक ट्रेडर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखना शुरू करता है, तो वो मार्केट की लहरों के खिलाफ तैरना बंद कर देता है और उनके बहाव के साथ चलना सीख जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हम इस पूरी चर्चा को कैसे समेट सकते हैं? बात बहुत साफ है। चार्ट्स हमें केवल वो दिखाते हैं जो बीता हुआ कल था। वो एक तरह की हिस्ट्री बुक है। सही बात है। लेकिन ऑर्डर फ्लो हमें भविष्य की एक स्पष्ट झलक देता है। ये वो विंडशील्ड है जो आगे का रास्ता दिखाती है। मार्केट में अगर सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि उस पे हावी होना है, तो एक ट्रेडर के लिए स्मार्ट मनी को फॉलो करना ही एकमात्र रास्ता है। उस दीवार के खिलाफ लड़ने का कोई मतलब नहीं है जो मार्केट मेकर्स ने खड़ी की है। एकदम सही। ये डीप डाइव उन लोगों को एक बिल्कुल नई दृष्टि देती है जो हमेशा लेट एंट्री के जाल में फंस जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। जरा सोचिए, मार्केट हमेशा खुद को बदलता रहता है। अगर भविष्य में धीरे धीरे सभी ट्रेडर्स इस ओपन इंटरेस्ट, आईवी और ऑर्डर फ्लो को पूरी तरह से डिकोड करना सीख जाएं, तो क्या होगा? वही तो, अगर हर कोई स्मार्ट मनी के ही नक्शे कदम पर चलने लगे, तो क्या स्मार्ट मनी अपने उन फुटप्रिंट्स को छिपाने के लिए कोई बिल्कुल नया अदृश्य तरीका इजाद कर लेगी? ये तो एक अनएंडिंग लूप हो जाएगा। हाँ, क्या बाजार में ज्ञान छलावे और डेटा का ये चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा है।